देखो, मीथेन भी नेचुरली पाई जाती है एनवायरनमेंट में, बल्कि कुछ ग्रहों के ऊपर तो मीथेन ही ज्यादा मिलती है। मीथेन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी भी कार्बनिक मैटर के हाइड्रोलाइजेशन से ये बनती है। दूसरे ग्रहों पर मीथेन मिलने का, मीथेन की खोज होना वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा रिलीफ देता है, क्योंकि मीथेन केवल तभी रिलीज होती है जब कोई कार्बनिक मैटर हाइड्रोलाइज हो। और इसका इसका जो सोर्स है बेसिकली, वो लाइफ ही है। तो इसका मतलब लाइफ और मीथेन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर मीथेन है तो इसका मतलब लाइफ भी है किसी न किसी फॉर्म में। तो इसलिए मीथेन इंपॉर्टेंट है। करती क्या है, तो एक ग्रीन हाउस गैस है ये। ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसको ये प्रदान करती है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रदान करने वाली या वायुमंडल को पृथ्वी पर गर्म करने वाले में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो दैट इज वाटर वेपर। और अगर वाटर वेपर को हम लोग बाहर निकाल दें तो फिर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है, और तीसरे नंबर पर मीथेन का। पर अगर वाटर वेपर को बाहर निकालें तो फिर दूसरा नंबर मीथेन का हो जाता है। पहले नंबर पर CO2, दूसरे नंबर पर मीथेन। ये लंबे समय तक एनवायरनमेंट को गर्म करती है। तो एक बात तो ये तय हुई कि ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। दूसरी बात ये तय हुई कि ये कार्बनिक मैटर के सड़ने और गलने से ये उत्पन्न होती है, या फिर जीव जंतु भी इसको उत्पन्न करने का काम करते हैं। प्राकृतिक स्रोत है, लाइफ है, तो मीथेन है, मीथेन है तो लाइफ है। ये दोनों बातें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पृथ्वी पे सबसे ज्यादा ये कहाँ से उत्पन्न होती है, तो कृषि कार्यों से, कृषि और एनिमल हस्बेंड्री, इनसे ये उत्पन्न होती है। धान के खेत, और जो पशु है जुगाली करने वाले वो, कोयले की खानें, ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आजकल टुंड्रा एरियाज में से भी मीथेन निकलने लगी है, जो कि वहां पर ग्लोबल वार्मिंग का एक साइन है। पहले ये मीथेन बर्फ में दबी पड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है ठंडे क्षेत्रों की, तो ये मीथेन बर्फ से निकल के बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है, जो कि फिर से ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रही है। इसको परमाफ्रॉस्ट कंडीशंस से जनरेट मीथेन भी कहते हैं। करके लिखना, एक बार पूछा गया है एग्जाम में ये, जो मैं अब लिखवाऊंगा। देखो, सबसे ज्यादा वाटर वेपर करती है, लेकिन वाटर वेपर बदलती रहती है। उसका जो रेशो है वो पूरी पृथ्वी पे बदलेगा। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा मिलेगी, पोल की तरफ जाएंगे तो कम होती चली जाएगी। इसलिए वाटर वेपर को बहुत ज्यादा कंसीडर करते नहीं है। ठीक है ना। पर फिर भी अगर एग्जाम में आता है तो वाटर वेपर इज प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। नोट में लिखना। ठीक है ना इसे। देखो, कोयला जब बना तो कोयला पेड़ पौधों से ही बना। पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए, और वो फिर हजारों सालों तक जब दबे रहे तो कोयले में कन्वर्ट हो गए। यही प्रोसेस था उसका, ज्योग्राफी में पढ़ा हमने। लेकिन जब ये प्रोसेस हुआ उस समय मीथेन भी उत्पन्न हुई, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन से बने थे। तो इसलिए कोल बेड्स में भी मीथेन मिलती है। इसे कोल बेड मीथेन के नाम से जानते हैं हम लोग। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी उतनी बढ़िया, तो ये ऐसे ही बाहर निकल के एनवायरनमेंट में मिल जाती थी और नुकसान करती थी। अब टेक्नोलॉजी ठीक है तो इसको इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करके फिर जलाने का काम करते हैं। ये जलती है, क्योंकि मीथेन इनफ्लेमेबल होती है काफी। तो आप पॉइंट से लिखना। आजकल जो चर्चा में थी बात, वो ये थी कि नेचर में एक आर्टिकल आया। ये यूरोप की एक बहुत बड़ी मैगजीन है, साइंस का जर्नल है ये। क्योंकि यूरोप में टुंड्रा एरिया खूब है, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। वहां पर ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिला, और जो वहां पर टुंड्रा प्रदेश था उसकी बर्फ पिघली, जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, इन एरियाज में, नॉर्वे। तो वहां पर मीथेन रिलीज होना शुरू हुई, जो कि हजारों सालों से दबी पड़ी थी अर्थ के अंदर ही, बर्फ में। ये एक खतरे का साइन है। ग्रीनलैंड में ये खूब देखने को मिला है।
ठीक है, एक कारण तो अभी हाल ही में ये देखने को मिला। दूसरा कारण ये भी मिला है कि देखो, समुद्र के अंदर भी मीथेन होती है। समुद्र के अंदर भी चूंकि पेड़ पौधे हैं, सड़ते गलते हैं वो भी, और मीथेन उसमें भी दबी हुई है। आजकल मिनरल माइनिंग खूब हो रही है समुद्रों में। वहां भी मिनरल्स के, देखो चूंकि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा लार्ज एरिया में तो पानी ही है, ओशंस ही हैं। तो ओशंस जो है वो मिनरल्स के बड़े स्रोत हैं। जो देश तकनीकी में आगे हैं वो उसको खोद रहे हैं, समुद्र में से मिनरल्स निकाल रहे हैं। और इसी को लेकर खूब लड़ाई भी है, आप देखो वर्ल्ड में चाइना और अमेरिका के बीच में। साउथ चाइना सी का मुद्दा, ईस्ट जापान सी का मुद्दा, ये सब उसी से संबंधित है। लेकिन ये ओशन माइनिंग कर क्या रही है, एक काम ये भी कर रही है कि जो मीथेन थी समुद्र के अंदर दबी, उसको उत्सर्जित कर रही है। मीथेन पानी में जो होती है उसे हाइड्रेटेड मीथेन कहते हैं। ये इसकी वजह से भी अब ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा है। ठीक है। और एक ये भी बात है, और तीसरी बात इसमें ये लिख लीजिए। दो कारण हुए जिसकी वजह से, तीसरी चीज इसमें ये लिख लीजिए अगले पॉइंट में। देखो, ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगी तो फिर बड़ी सीधी सी बात है, इसका एक एक इफेक्ट ये होगा कि पानी और गर्म। भाई जब जमीन गर्म होगी तो पानी भी गर्म होगा, समुद्र गर्म होंगे। समुद्र गर्म होंगे तो एवोपराइजेशन बढ़ेगा। एवोपराइजेशन बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की मात्रा बढ़ेगी। वाटर वेपर की मात्रा बढ़ने से ये हो सकता है कि कहीं कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा हो। आप देख सकते हो कि जब बारिश होती है तो होती रहती है, रुकती नहीं है, और नहीं होती है तो नहीं होती है। इसकी वजह से ये होगा कि बाढ़ आएगी, और जो दलदली क्षेत्र है पृथ्वी पर उनमें वृद्धि होगी, मार्शी एरियाज में। और अगर मार्शी एरियाज में वृद्धि होती है दलदली क्षेत्रों में, तो ये भी इमिशन को बढ़ाएगा मीथेन के। क्योंकि दलदल जो है वो नेचुरल सोर्स होती हैं। तो आप एक और बात लिखना नेक्स्ट पॉइंट से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, थोड़ा पहले समझना। देखो, मान लो अगर किसी वजह से वाटर वेपर में इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर में, और वो ज्यादा बढ़ जाए। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि ट्रोपोस्फियर में ही वाटर वेपर मिलती है। बादल वगैरह जितने भी हैं ये क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, ट्रोपोस्फियर में इनकी बारिश बारिश होती है, यानी लगभग 15 किलोमीटर ऊपर तक पृथ्वी की सतह से। इसके बाद समताप मंडल की शुरुआत हो जाती है 20 किलोमीटर से, है ना। और 20 से 35 तक जाता है, फिर वो 20 से 50 तक जाता है, लेकिन 35 तक ओजोन की लेयर मिलती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। मान लो वाटर वेपर की मात्रा अगर ट्रोपोस्फियर में बढ़ती है और वो ज्यादा हो जाए, तो फिर समताप मंडल में भी वाटर वेपर पहुंचने लगती है, स्ट्रेटोस्फियर में भी पहुंचने लगती है। अगर वाटर वेपर स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच जाए तो ये ओजोन लेयर के लिए हानिकारक होती है। क्योंकि वहां जलवाष्प, पानी जो है, वाटर वेपर माने पानी, वो ओजोन को हाइड्रोलाइज करने लगता है। और ओजोन क्या होगी, वो कन्वर्ट होने लगती है पानी में। हाल ही में यही देखने को मिला। देखो, वो जो पैन है ना, मैंने आपको पैन बता रहा था, वो पैन पैन भी यही करते हैं। पैन और क्लोरीन, दो गैसों का काम है ये दो चीजें, पैन और क्लोरीन। ये आईएएस में आया है क्वेश्चन, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, और शायद पिछले साल के पेपर में ही है ये, मतलब इसी साल का जो पीछे प्रिलिमिनरी हुआ या उससे पिछले में होगा। ओजोन की परत के पतला होने के ये एक बहुत बड़ा कारण है, वहां पर जलवाष्प के बादलों का होना। जलवाष्प वहां तब होती है एक तो क्लोरीन की वजह से। अगर क्लोरीन ज्यादा रिलीज हो रही है एनवायरमेंट में, तो वहां वाटर वेपर को इंक्रीज कर देगी स्ट्रेटोस्फियर में। या फिर किसी भी वजह से, या ये पैन की वजह से, पैरा एसिटिल नाइट्रेट की वजह से।
ये भी ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करता है और ये भी फिर वाटर वेपर को इंक्रीज कर देता है एनवायरमेंट में। और एक तीसरा सोर्स है यही जलवाष्प, वाटर वेपर। अगर ये स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचे तो बादल बनने लगते हैं स्ट्रेटोस्फियर में, और ये बादल जो है ये हानिकारक होते हैं ओजोन के लिए, और फाइनली ओजोन की जो लेयर है वो पतली हो जाती है। इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाता है कि ओजोन की परत कब सबसे पतली देखने को मिलती है पृथ्वी पर, आर्कटिक के ऊपर? तो जुलाई में। क्यों? क्योंकि जुलाई में सबसे ज्यादा नमी होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सबसे ज्यादा नमी होती है आर्कटिक नॉर्दर्न में ही है। तो इसलिए वहां की जो ओजोन है वो पतली हो जाती है। और सबसे कम कब देखने, मतलब सबसे मोटी कब देखने को मिलती है? तो वो मिलती है मार्च के महीने में, क्योंकि मार्च के महीने में सबसे कम होती है नमी एटमॉस्फेयर में, सबसे कम। ठीक है, फरवरी और मार्च का महीना। इसलिए ये आप ध्यान रखना इस बात को, ये पूरी कॉन्सेप्ट है जो मैंने क्लियर की। लेकिन एक नोट करके लिखो, हो सकता है मैं भी भूल जाऊं, आप भी भूल जाओ, ना याद रहे, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि क्लोरीन और पैरा एसिटिल नाइट्रेट, विशेष तौर पर तो क्लोरीन, ये स्ट्रेटोस्फियर में बादल बनने को प्रेरित करते हैं। एक इसमें ये पॉइंट है जो शायद मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद। तो नेचुरल प्रोसेस है ये, कार्बन डाइऑक्साइड में उसके कन्वर्ट होते रहने। 12 ईयर्स है, तो आप ये लिख लेना, है ना, मतलब देख के लिख लेना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब है ना, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला हेडिंग डालिए सीसा या लेड। ठीक है, सीसा या लेड। देखो, लेड बेसिकली नर्वस सिस्टम के लिए सबसे हानिकारक पदार्थ है। मिलता कहां पर है ये? तो जितने भी पेट्रोकेमिकल्स हैं सब में लेड मिला हुआ होता है। पेट्रोलियम जितने भी हैं, मिनरल ऑयल को जब हम लोग रिफाइन करते हैं तो उसमें लेड मिला हुआ होता है। आपको तो ध्यान नहीं है, लेकिन अगर 10-15 साल पहले अगर आप पेट्रोल पंप पे गए गए हो कभी, तो वहां उस पे लिखा हुआ होता था, पेट्रोल का जो पेट्रोल डालने वाली मशीन होती थी, सीसा रहित पेट्रोल। एक्चुअली पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए खनिज ऑयल को, मिनरल ऑयल को, इसका लेड का यूज करते थे। अब वो लेड इसमें मिल जाता था पेट्रोल में। बाद में ये जल के पेट्रोल के साथ में लेड ऑक्साइड बनाता था। और ये लेड ऑक्साइड सांस के लिए सबसे गंभीर रोग उत्पन्न करने वाला होता है। इवन नर्वस सिस्टम को चोक कर देता है ये, क्योंकि लेड शरीर में डिजोल्व नहीं होता, अगर अंदर चला जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होगा। तो नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स को रोकने का काम करता था, वो नर्व्स को चॉक करने का काम करता था, जिससे कैंसर या फिर मस्तिष्क संबंधी जो बीमारियां हैं वो खूब देखने को मिली। इवन ब्लड भी खराब हो जाता है, उससे ब्लड को कहते हैं एक्यूमुलेटेड लेड पॉइजन, जो ब्लड में इकट्ठा होता रहता है। और फाइनली ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है ब्रेन को, क्योंकि नर्वस सिस्टम को चॉक करने का काम करता है लेड या लेड ऑक्साइड। निकलता कहाँ से है? तो पेट्रोलियम से, जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है सबसे निकलता है। हालांकि अब इसके ऊपर इसको चेंज कर दिया था। पहले लेड का जब ये पता चला कि लेड ऑक्साइड इतना खतरनाक है, तो लेड को बदल दिया गया। पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में फिर बेंजीन वगैरह का यूज करने लगे, बेंजीन, टालुइन, जाइलिन, इनको यूज करने लगे। फिर बाद में पता चला अब बेंजीन का यूज किया जाता है पेट्रोल को की कंब्यूशन को बढ़ाने के लिए। बेंजीन से वो ज्यादा तेजी से जलता है, इसलिए हाई ऑक्टेन का जो पेट्रोल होता है उसमें बेंजीन मिला हुआ होता है। जैसे
एयरक्राफ्ट में जो पेट्रोल यूज होता है उसमें बेंजीन मिली हुई होती है। लेकिन अब स्टडीज ये कहती हैं कि बेंजीन भी हानिकारक है, और ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं जिन्हें हम लोग पीएएच कहते हैं, इनका इनको रिलीज करता है, और ये भी कैंसर कारक है। इवन ब्लड कैंसर के लिए बेंजीन रिस्पॉन्सिबल है, भारत में बढ़ते हुए ब्लड कैंसर के लिए। तो अब बेंजीन को भी बैन करने की बात हो रही है। ठीक है। तो दो चीजें हैं, ये लेड और बेंजीन पेट्रोलियम के जलने से ही निकलती हैं। तो आप